किसने कहा था शैशवावस्था का समय काल 0 से 2 वर्ष होता है? किसने कहा था? किसने कहा था? क्लियर इतनी बात? ठीक, चलिए, किसने कहा था कि शैशवावस्था खिलौनों की उम्र होती है? हार्लॉक। किसने कहा था? खिलौनों की उम्र किसने कहा था? रिवीजन चलेगा थोड़ी 2 मिनट, ठीक है, क्योंकि कल बहुत चीज़ पढ़ा दी थी, बहुत चीज़ छूट गई थी। खिलौनों की उम्र, खिलौनों की उम्र किसने कहा? ठीक है। शारीरिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होता है? कल बताया था। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास बताओ भैया किस अवस्था में? शैशवावस्था में। इसी आधार पर वॉटसन ने कहा कि विकास की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था सबसे सर्वोत्तम होती है। क्यों? क्योंकि शैशवावस्था में सबसे तीव्रतम क्या होता है? शारीरिक विकास। समझ गए? तो अगर प्रश्न आ जाए कि शैशवावस्था विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे अत्यंत उपयोगी व महत्वपूर्ण होती है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो क्या बताओगे? वॉटसन। क्या बताओगे? वॉटसन। वॉटसन ने कहा था तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूं। लिख डालो, लिखो जहाँ पर ये परिभाषा लिखे हो, चाहे नई अपना नया डाल लो, हेडिंग स्टार बना के लिख लो। वॉटसन की एक डेफिनेशन है जो यूपीटीटी बहुत पूछ लेता है, बार बार पूछता है, कभी कभी कविता कहानी विधि भी करता है आपके साथ, कभी कहेगा नेचुरल परिभाषा नहीं पूछता, ठीक है, और नेचुरल परिभाषा है तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहे, हाँ ठीक ठीक, तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहे वो बना सकता हूँ। ऐसा किसने कहा था? बताइए भैया। वॉटसन महोदय ने, ठीक है। वॉटसन कौन थे? व्यवहारवादी थे, ठीक है। वॉटसन थे व्यवहारवादी। तुम मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे जो चाहे वो बना दूं। किसने कहा? वॉटसन महोदय ने। चलिए, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मैंने कल बताया था, इसलिए आज हम धीरे धीरे नहीं चल रहे हैं, जल्दी में चल रहे हैं, ठीक है। रिवीजन खाली कर लीजिए। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस अवस्था में पाया जाता है? शैशवावस्था में। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार शैशवावस्था। मूल प्रवृत्ति शब्द की खोज किसने की थी सबसे पहले? शब्द की खोज किसने की थी? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? विलियम जेम्स। याद रखेंगे। विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक। विलियम जेम्स को भूल जाइए 2 मिनट के लिए। तो पहले शब्द मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया? विलियम जेम्स। मूल प्रवृत्ति की खोज किसने की? मूल प्रवृत्ति, प्रश्न यही पूछेगा, मूल प्रवृत्ति शब्द की खोज किसने की? महान वैज्ञानिक मैकडूगल। कौन? मैकडूगल। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी? मैकडूगल। मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्ति, पेपर में अक्सर पूछता है मूल प्रवृत्ति शब्द की खोज किसने की? विलियम जेम्स। मूल प्रवृत्ति होता क्या है किसने बताया? मूल प्रवृत्ति क्या है बताइए भाई। मूल प्रवृत्ति क्या है? वह आंतरिक शक्ति जो हमारी क्रियाओं को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या करती हैं? परिचालित करती हैं, चलाने का काम करती हैं। समझ गए? उन्हें मूल प्रवृत्ति कहते हैं। बैठे हैं, एकदम से बैठे हैं, प्यास लगी और मन हुआ कि अंदर से पानी पीना है, तो पानी पीना है तो बस उठ के चल दिए, तो यही क्या है? मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति आगे पढ़ाएंगे, टॉपिक है संवेग, उसमें पूरा टॉपिक है मूल प्रवृत्ति का, ठीक। तो मूल प्रवृत्ति की खोज किसने की थी? मैकडूगल। क्लियर इतनी बात? मूल प्रवृत्ति शब्द बोला होगा। मूल प्रवृत्ति की खोज किसने की थी? जैसे अर्नेस्ट हैकल और एजी टांसले, सेम वही चीज, ठीक है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। और पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले उसको अप्लाई कर देने वाले कौन थे? एजी टांसले। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? चलिए, यही काम यहाँ पर था। शब्द उन्होंने खोजा। जैसे मनोविज्ञान शब्द की खोज 1590 में किसने की थी? रुडोल्फ गॉलकाय। रुडोल्फ गॉलकाय। उसके बाद तो मनोविज्ञान हो गया विलियम जेम्स के आधार पर, ठीक है। दर्शन शास्त्र का विषय था, घसीट लाए इसको कहाँ? इसमें। और इसके 5 क्षेत्र बने। कौन कौन से? आत्मा का मनोविज्ञान, मन का मनोविज्ञान, व्यवहार का मनोविज्ञान, चेतना का मनोविज्ञान, क्रिया का मनोविज्ञान। 5 मनोविज्ञान का क्षेत्र है, जिसमें से एक परिभाषा निकल के क्या आई? मनोविज्ञान आत्मा का परित्याग कर। शुद्ध वाली सुनो, अभी तक तो कॉमेडी वाली सुनते थे। शुद्ध मनोविज्ञान की परिभाषा ये है, मनोविज्ञान आत्मा का परित्याग कर चुका है, ठीक है। मन का भी त्याग कर चुका है और चेतना का क्या कर चुका है?
चेतना का भी त्याग कर चुका है और अब व्यवहार के परित्याग के लिए क्या है, तैयार है, और भविष्य में कभी क्रिया पर भी अपना परित्याग कर डालेगा। समझ गए? किसकी परिभाषा है? अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। किसकी परिभाषा? वुडवर्थ। समझ रहे हैं बात को इतनी सी? चलिए कोई बात नहीं। मूल प्रवृत्ति के प्रणेता कौन है? मूल प्रवृत्ति के प्रणेता कौन है? इस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि प्रत्येक प्रकार की मूल प्रवृत्ति से एक विशेष प्रकार के संवेग का जन्म होता है। मैकडूगल। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा एक विशेष मूल प्रवृत्ति से एक विशेष मूल संवेग का जन्म होता है? किसने कहा था? कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14। और 14 प्रकार के क्या बताए? संवेग। जब एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति से एक संवेग का जन्म होता है तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, तो कितने संवेग होंगे? 14 संवेग। कितने संवेग? 14 संवेग। कितने? इतनी में कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? ठीक। अगर आपसे पूछे मूल संवेग के प्रणेता कौन है? सिगमंड फ्रायड। मूल संवेग सिगमंड फ्रायड। मूल संवेग सिगमंड फ्रायड। बस डालो हेडिंग, मूल संवेग इसी के नीचे डालो, मूल संवेग। मूल संवेग के प्रणेता कौन? सिगमंड फ्रायड। मूल संवेग के प्रणेता कौन? सिगमंड फ्रायड। मूल संवेग के प्रणेता कौन? सिगमंड फ्रायड। कौन कौन से मूल संवेग? क्रोध, भय और प्रेम। ये 3 प्रकार के मूल संवेग होते हैं जो सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि बच्चा माँ के गर्भ से जन्मजात लेके आता है। ये कहीं बनते नहीं हैं, न कहीं से बना के भेजे जाते हैं। ये भगवान ने बनाए हैं और ये डाल देते हैं भगवान जी जब किसी को जन्म देते हैं, या मतलब किसी को माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो ये 3 वैरायटी उसके अंदर पाई जाती है और इन्हें मूल संवेग कहते हैं। ठीक है, सही बात थी एकदम। यही 3 मूल संवेग होते हैं। आगे गिलफोर्ड पढ़ेंगे तो गिलफोर्ड ने भी इन्हीं को अपने प्राथमिक संवेग बताया, क्रोध, भय, प्रेम, प्राथमिक संवेग। और उन्होंने बोला प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है। प्राथमिक संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है। ठीक है, और तीसरे होते हैं कृत्रिम संवेग। बार बार पुनरावृत्ति होगी तो क्या आएगी? ईर्ष्या आएगी, करुणा आएगी, स्वामित्व आएगा, अधिकार आएगा। ठीक है, कल मैंने बताया था ना आपको कि लोग भाई बहुत ज़्यादा अत्यधिक किसी से प्रेम करोगे तो सीधी सी बात है स्वामित्व आ सकता है। क्या आ सकता है? स्वामित्व। क्योंकि प्रेम क्या है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस से कंट्रोल किया जाता है। बताया था सेरेब्रम होता है आगे। सेरेब्रम जो होता है वो आपके अंदर तर्क शक्ति लाता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे पढ़ना है, कैसे कर लिखना है, जो कुछ कर रहे हो ना। चेतन अवस्था सेरेब्रम, चेतन अवस्था सेरेब्रम, यही डिसीजन लेता है, यही तर्क करता है, यही सेंस में रहता है। ठीक है, इसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वो क्रियाएं करता है जिनके सबूत नहीं मिलते। आप करते तो ज़रूर है लेकिन सबूत नहीं होते। आप सपना देखते हो, आप कल्पना करते हो, आप प्रेम करते हो, आप ईर्ष्या करते हो, आप जलन करते हो, दैट इज़ क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम है बता रहा, हाइपो उसका नाम है इसीलिए रखा गया हाइपो। कल्पना, जितनी भी कल्पनाएं करते हो सब हाइपोथैलेमस से। ठीक है, और वहीं पर होता है क्या? हमारा क्रोध, भय और प्रेम। दिखाई नहीं देता। मूल संवेग किसी को दिखाई देते हैं? संवेग किसी को दिखाई दी आज तक? मूल प्रवृत्ति किसी को दिखाई दी? यही होता है हाइपोथैलेमस से। साइंस कनेक्ट करता है किससे? साइकोलॉजी से। और तीसरा पार्ट हमारे ब्रेन का क्या होता है? पीछे वाला हिस्सा क्या होता है? अभी हमने कैटेगरी नहीं बांटी है, मिड और फोर और हिंड नहीं बांट रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। पीछे का हिस्सा उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेरेबेलम। क्या नाम होता है? सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम होता है हमारे शरीर को स्थायित्व प्रदान करना। सॉफ्टवेयर होता है, भले ही हड्डी और मांसपेशियां आपके शरीर को संभालती हैं लेकिन अंदर से संभालने वाला कौन है? दिमाग है। वही आदेश करता है, सेरेबेलम ही आदेश करता है कि ये आदमी गिर रहा है, इसको संभालो। तब आपका हाथ एकदम से उठता है और टेक लगा देता है और आप रुक जाते हो। बताने वाला क्या है? यहाँ से। इसीलिए जब ये काम नहीं करता तो आदमी भड़ाम से गिर जाता है, चक्कर आ जाता है। तब तो नहीं मांसपेशी काम करती है, क्योंकि तब सेरेब्रम आगे होता है ना, यहाँ तक आदेश नहीं जाता कि साहब ये गिर रहा है। सेरेबेलम भी इसका असिस्टेंट होता है, कहता है साहब ये गिर रहा है, रोको। तब सेरेब्रम उठते हैं और तुरंत आदेश देते हैं मोटर नर्व को, जाओ रोक लो जाके इसे। तुरंत आप हाथ लगा के खड़े हो जाते हो। यह है आपका ब्रेन का सिस्टम। ठीक, इसी को वैज्ञानिकों ने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन में बांट दिया। सेरेब्रम चेतन, मेडुला अचेतन। हाइपो सो रहा है, मार दो लात, उठ के बैठ गया, अर्धचेतन हो गया। ठीक, और अचेतन अवस्था पीछे होती है मेडुला ओब्लंगाटा। किसी का हर्रा कंटा मार दो, कोमम चला जाएगा, 3 दिन बाद मर जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे होता है मेडुला। और मेडुला एक ऐसा हिस्सा है जो क्या करता है? सहसंबंध बनाता है आपके ऑर्गेनिज्म के साथ। ऑर्गेनिज्म समझते हो? नहीं समझते हो? कोशिका से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। कोशिका से क्या बनता है? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म बनते हैं। कोशिका से बनता है लीवर, किडनी, फेफड़ा, सबको फिट कर दिया और सब काम करने लगे। फेफड़ा चल रहा है, सांस आ रही है, हृदय धड़क रहा है, खून जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को? पाचन हो रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, अवशिष्ट पदार्थ बाहर जा रहा है। सब चीज़ों को तालमेल बैठाने का काम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
अभी हम बोले थे, ऑर्गेनिज्म कहलाता है, समझ गए। और ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने का काम किसका होता है? पीछे होता है मेडुला। मेडुला ही आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला, सामंजस्य बैठाता है। और सोचो अगर किसी के यहाँ पर तुमने मार दिया तो उसका मेडुला क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसका हृदय गति अनकंट्रोल हो जाएगा, वो चला जाएगा आईसीयू में, 3 दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए यहाँ छोटा दिमाग होता है। मारना बहुत पहले किसी ने बताया था ना, छोटा दिमाग, इधर मारने का नहीं, मार देंगे तो काम हो जाएगा। हमने देखा नहीं है, हमने सुना है, ठीक है। आप लोग सीरियस मत हुआ करिए, हम देख लिए, देखे वेखे नहीं हैं, ठीक है। पिक्चर हम नहीं देखते, ठीक। आप लोग भी मत देखिएगा पिक्चर। चलिए, क्रोध भय और प्रेम, क्रोध भय और प्रेम, इतनी बात याद रखेंगे। तो मूल संवेग हो गए आपके, किसने बताए थे? सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड ने इसी आधार पर एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भैया, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है कि सिगमंड फ्रायड ने सुनिए, सिगमंड फ्रायड ने 2 विभाजन दिए थे, एक मन का विभाजन दिया था और एक मस्तिष्क का विभाजन दिया था। लिखो, एक तरफ लिखो मन, एक तरफ लिखो मस्तिष्क, एरो मारना ऐसे, और फिर लिखना एक तरफ मन डब्बे में बंद, एक तरफ मस्तिष्क, एक तरफ मन और एक तरफ मस्तिष्क, एक तरफ मन और एक तरफ मस्तिष्क। पूछेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने इदम अहम परम अहम की व्याख्या की? मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड। इदम अहम परम अहम। भाई साहब ना एग्जाम में तो जिसमें जानवर खाए उसी में खाना खिलाइएगा। इस बार आएगा 2021 आउटेड क्वेश्चन, ठीक है। हम आपको लास्ट में, अभी तो सब पढ़ो, 10 दिन पहले वो पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा, ठीक है। और आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता, ठीक। बस सरस्वती माँ का क्या होना चाहिए? आशीर्वाद होना चाहिए। बाकी तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं रोक ले, ये आएगा ज़रूर। इदम अहम परम अहम किसने व्याख्या की? सिगमंड फ्रायड ने। किस आधार पर की थी? मन के आधार पर। अक्सर पूछा जाता है इदम अहम की व्याख्या की किसके आधार पर? मन के आधार पर। किसने की? सिगमंड फ्रायड। 3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखेंगे। सिगमंड फ्रायड। पूछेगा मस्तिष्क का विभाजन कैसे दिया था, तो क्या बताइएगा? लिख लो, चेतन। अब कोई कहेगा पहले अचेतन दिया था फिर अर्धचेतन दिया था। अरे भैया, पैर पैरे रहेगा, चाहे बाद में बोल लो चाहे पहले बोलो। ऐसा तो नहीं पहले बोल दोगे तो पैर यहाँ लग जाएगा आके। कॉमन सेंस भी होना चाहिए। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, हम इसको साइंस के आधार पर बताते हैं, ठीक। किताबों में उल्टा भी लिखा हुआ है, किताबों में हो जाता है अर्धचेतन फिर अचेतन फिर अर्धचेतन फिर चेतन। हम इसको ऐसे बताते हैं क्योंकि हमको पहले सेरेब्रम दिखता है, हमें साइंस के स्टूडेंट, हमें साइंस से समझ में आती, तो हम अपने आधार पर इनको बताते हैं। लेकिन रहेंगे ये तीनों। और टीटी कैसे पूछता है? निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड ने मस्तिष्क का विभाजन नहीं दिया, यहीं में से 3 दिखाइए, एक फालतू का दिखाइए, वही कह दियो यही नहीं दिए, काम खत्म। प्रमस्तिष्क दे दे हैं, ठीक है, पकड़ लेना आप। उसमें कौन है भाई? टीटी यही पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। तो इस आधार पर दिया चेतन, अर्धचेतन, अर्धचेतन और अचेतन, अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये होता है कॉन्शियस, ये होता है अनकॉन्शियस। समझ गए? कोमा में आदमी इसी अवस्था में चला जाता है, अचेतन अवस्था। ब्रेन डेड जो होते हैं वो अचेतन अवस्था में होते हैं, जिनसे कह दिया जाता है अपने शरीर के अंग को दान कर दो, अब ये जीवित नहीं हो सकते। बहुत लोग दान करवा देते हैं। समझ रहे हैं इतनी बात को? इसमें कोई समस्या तो नहीं। चलिए, चेतन हो गया, अर्धचेतन हो गया, अचेतन हो गया। और अर्धचेतन की जो अवस्था होती है, ठीक है, इस पे भी कमेंट किया था सिगमंड फ्रायड ने। तो यहाँ पर 2 स्टार क्वेश्चन बनते हैं यूपीटीटी 2021 के, तुरंत तत्काल प्रभाव से लिखो। अच्छे पूछा जाता है कि बताओ भैया, सामूहिक अचेतन मन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सामूहिक अचेतन मन, अचेतन मन, अचेतन मन का, अरे मन भी यही है भैया, समझ गए हो ना? मन भी यही है, मस्तिष्क भी वही। मस्तिष्क हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। ये दोनों काहे में हैं? एक डब्बे में है जिसको बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। समझ गए बात को? अलग अलग नहीं है। ब्रेन का हिस्सा है क्या? मन और मस्तिष्क। ये मनोविज्ञान का विभाजन है। समझ गए? मन के आधार पर भी सिगमंड फ्रायड ने बताया और मस्तिष्क के आधार पर भी सिगमंड फ्रायड ने बताया। लेकिन इदम अहम परम अहम मन के आधार पर है। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन किसके आधार पर है? या अर्धचेतन या अचेतन, अर्धचेतन या चेतन किसके आधार पर है? मस्तिष्क के आधार पर। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है, लिखो, अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन आएगा, अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? अचेतन लिखा होगा। अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? तो ऑप्शन होगा सिगमंड फ्रायड। अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। अचेतन मन हम बोलते इसलिए बार बार हैं क्योंकि हम यहाँ पर लेखन नहीं करते ज़्यादा, ठीक है, बस घसीट देते हैं। तो हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि आपको सुनाई दे और आप लिखते समय आपको दिक्कत ना हो। अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? सिगमंड फ्रायड। कोई दिक्कत इतने में?
किसी को? अब यहीं पर नीचे नोट डालो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखो, जब कभी पूछेगा सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया, तब युंग महोदय हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? युंग महोदय। लिख लीजिएगा, सामूहिक अचेतन मन का एक एक क्वेश्चन आएगा आपकी इस कॉपी से, ठीक है। इसलिए इसमें जो भी लिखा करो कलम फूक फूक कर लिखा करो और उसको हाईलाइट कर लिया करो, कोई काम आप ही को देगा। और इसका उपयोग आपको 28 नवंबर को बहुत गजब पड़ने वाला है, ठीक, क्योंकि हमको आपको साइकोलॉजिकल तौर पर मजबूत बनाना है। अगर ये पेपर के 30 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में तड़ातड़ मार दिए तो सोचो आपका मनोवैज्ञानिक स्तर कितने ऊंचे होगा। और अगर आप मन से जीत गए तो फिर आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाएंगे, बिछेंद्री पाल की तरह, बिना टांगों के। समझ रहे हैं ना? मैथ नहीं भी आती तो भी मैथ लगने लगेगी। और सपोज करो शुरुआत के पेपर में अगर क्वेश्चन गड़बड़ाने लगे, और बहुत लोग मैथ उठा लेते हैं, सुन लो भैया, टीटी का जब पेपर देना तो सबसे पहले मनोविज्ञान उठा लेना या फिर ईवीएस उठा लेना, क्योंकि इन दोनों में हम आपको ट्रेंड करके भेजेंगे, हम अपने स्तर से ट्रेंड करके भेजेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। आप पढ़ रहे हो वो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम लेकिन आपको इन दोनों में अपने स्तर से भेजेंगे। मन करे ईवीएस लगा लें, मन के 60 नंबर आपको 150 में पहले हम दिलाएंगे 20 से 25 मिनट में। गोला भरने की प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक, बस खाली देखना, पहुँच देना खाली, बस धड़ 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 बुलेट ट्रेन की तरह मारते चले जाना। ये 60 क्वेश्चन हम आपको पहले कराएंगे। 60 क्वेश्चन के बाद 30 क्वेश्चन की जंग आपकी होगी। हिंदी संस्कृत आप पर छोड़ दिया मैंने, हमसे मतलब नहीं। अब वहाँ विज्ञान शकुंतलम भी ना पढ़ के गए तो फिर कोई मतलब नहीं, विशाख दत्त को ना पढ़ के गए तो कोई मतलब नहीं, एनांग विकारा पढ़ के नहीं गए तो फिर बिल्कुल है बेकार है, ठीक। एका सवर्णे दीर्घा नहीं पढ़ के गए तो बहुत ही खराब है, ठीक। इसलिए पढ़ कर जाना भैया, तभी तुम्हारा 30 नंबर और आएगा और तुम पहला दरवाज़ा भर्ती का क्रॉस। 120 नहीं लाना, 140 नहीं लाना, केवल 90 लाना बस, और नौकरी दरवाजे पे। और उसके बाद फिर शुरू होगा क्या? महाकुंभ। और महाकुंभ में कैसे डुबकी लगानी हम बताएंगे आपको, उसको अभी छोड़ दो, अभी पहले इस पर फोकस करो, ठीक। और जितने लोग महाकुंभ के लिए आए हैं, पहले डुबकी मारने आए हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं डुबकी मारने के लिए, आंखें फाड़ के देखते हैं, जब आदेश हो कूद जाना, ठीक। अभी मत कूद जाना, नहीं वहीं बूढ़ जाओगे, जब समय आए तब कूदना, अभी नहीं, समय से पहले कुछ नहीं, ठीक। समय से पहले और आवश्यकता से ज़्यादा किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला है। और हमेशा लड़ाई उस चीज़ के लिए करना जो तुम्हारी औकात से ज़्यादा हो, ठीक है। कभी बैठने की लड़ाई मत करना, हमको इधर बैठना है, हटो तुम हटो यहाँ से, है ना। कोई नहीं बैठने दे रहा है, तुम पलथी मारो, झाड़ू लगाओ, ज़मीन में बैठ जाओ, समझ गए हो? क्योंकि अभी नहीं समझ में आएगा, आगे समझ। ये सब अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तुम सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय किसने दिया? युंग ने। सामूहिक अचेतन मन का प्रत्यय युंग ने दिया था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। सिगमंड फ्रायड हो गया। हाँ, अब सिगमंड फ्रायड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, हम आपको समेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, हालांकि ये सब पढ़ाना चाहिए अभी प्रेरणा में, लेकिन आपको यहीं घसीटवा लेंगे क्योंकि हमको हमारे तरीके से पढ़ाना है, समझ गए। हमको हेडिंग डलवा के पहले संविधान के भाग और फिर अनुच्छेद नहीं कुचवाने हैं आपसे। हमको क्या करवाना है? आपको सीधे जज बना देना है, बस आदेश पे आदेश दागे रहो। कहाँ से लिया गया है कुछ नहीं पता, बस आदेश है तो ले, यही मान्य है। जज बनो, वकील ना बनो। जज का जलवा होता है, वकील का कोई जलवा, बेचारा पढ़ के आघा जाता है। और जज केवल क्या देता है? आदेश। तो जज बन के पढ़ाई करो। दूसरा, अब जज बनाने के लिए आपको कुछ तो अलग बताना पड़ेगा, तो उसी के लिए चलिए, सिगमंड फ्रायड ने क्या बताया था? सिगमंड फ्रायड ने एक चीज़ बताई थी, एक अच्छा हाँ सुनो, कभी कभी प्रश्न आता है कि शैशवावस्था में बच्चों के अंदर समलिंगी भावना का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चों में समलिंगी भावना का उदय पूछा जाता है। ये पूछा गया है केरल टेट में, समलिंगी भावना का उदय किस अवस्था में होता है? तो हम खुद परेशान थे कि समलिंगी भावना कौन सी होती भावना। तो समलिंगी भावना में समझ में आई क्या कि शैशवावस्था में समलिंगी भावना का क्या मतलब है। तब समझ में आया भावना का मतलब है सिगमंड फ्रायड से। सिगमंड फ्रायड ने एक विवेचना दी थी और उसमें उन्होंने बताया था क्या, दो शब्दावली का प्रयोग किया था। एक का नाम है इलेक्ट्रा और एक का नाम है ऑडिपस। लिख लो, दोनों पूछा जाता है, ऑडिपस, ठीक है। इलेक्ट्रा और ऑडिपस, ठीक है। ये है क्या आपकी, ये क्या है? ग्रंथियां हैं। क्या हैं? ग्रंथि हैं। ऐसा बताया था किसने? सिगमंड फ्रायड ने। और सिगमंड फ्रायड ने एक विवेचना दी थी, बोला था इलेक्ट्रा का जो संबंध होता है वो पुत्री से होता है। किससे होता है? पुत्री। और ऑडिपस का संबंध किससे होता है? पुत्र से होता है। और इन्होंने बताया
इन्होंने बताया, क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो पुत्री होती है, ये आप देखोगे भी कि पुत्रियों का लगाव ज़्यादातर पिता से होता है। आप इसको सर्वेक्षण भी कर लेना, और पहले बचपन से होता है। और मैंने कहा था जो चीज़ विकास प्रारंभ होता है वो जीवन पर्यंत कभी भी रुकता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? बच्चियां हर जगह अपने पिता को ढूंढती हैं, हर जगह। इवन शादी भी हो रही होती तो भी वो सोचती हैं हमारे पिता जैसा हो। नहीं समझे बात को? बहुत दूर की बात है, समझ में नहीं आएगी बहुत सारे लोगों को। ठीक है, चलिए वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा आपको अमूर्त चाहिए। इसीलिए हर कोई गौतम बुद्ध या स्वामी विवेकानंद, क्योंकि पागल कुछ लोग जो उनके लेवल पर नहीं जाते उनको समझते हैं बेवकूफ़ रहे हैं। बढ़िया अच्छा खासा राजा रहे, क्या जरूरत रही जंगल में जाएगी ज्ञान प्राप्त करने, है कि नहीं? गौतम बुद्ध चले गए थे ना ज्ञान प्राप्त करने, तो वो लेवल आपको मेंटेन करना। और सबसे बड़ी बात, हमें लगता है कि हमारी कोचिंग में सब अच्छे बच्चे बैठे हैं, सब क्वालिटी बच्चे हैं, ठीक है, और सब लोग क्वालिटी है सबके अंदर, और सब टीटी सुपर टेट निकाल के नौकरी ले लेंगे, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई टीटी सुन के नहीं आया है, जितने भी आए हैं सब पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, ठीक। और हमको इतने में ही बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग जो है कि कम से कम ऐसे बच्चों के जो कुछ बताओ तो कम से आप लोग समझ तो लेते हो, भले ही बता ना पाओ, ठीक है। गलत चीज़ है ना, बताया भी करो, बहुत खुश हो जाते हो। जहाँ थोड़ा सा मारो तो वह बिल्कुल सीरियस होकर सुनने लगे। बता रहे हैं आपकी बेवकूफ़ी कि आप लोग घर में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, खुश ना हो ज़्यादा, ठीक। चलो, बड़े खुश कि मतलब जैसे कुछ बहुत प्रशंसा होने जा रही है। आदमी प्रशंसा का ही तो भूखा है आज की डेट में। सच बोल दो तो आदमी पगला जाता है, ठीक है। और अगर कहीं सच गलत बोल दो, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुमको तो बहुत कुछ, भले ही समझ लो कि अगला क्या है, बेवकूफ़ है पूरा, वो देखो खुश हो जाएगा तुमसे, तो गलत चीज़ होती है। तो पुत्र का प्रेम किससे होता है? पिता से हो, सॉरी, पुत्री का प्रेम जो होता है पिता से। और इसी तरह बच्चों में देखा जाए तो आप नोटिस करना कि जो पुत्र होता है उसका लगाव अपनी माता के प्रति ज़्यादा होता है, ठीक। और ये एक भावना होती है जो कि जन्म के समय से होती है। इसी को एक ये लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। बात तो बहुत बड़ी फतेह की करी, आज दिखती भी है ये, इसीलिए वहाँ के नाम से पूछ ले जाते हैं कभी। इलेक्ट्रा क्या है तो बता देना, पुत्री का पिता के प्रति प्रेम, और ऑडिपस क्या है, पुत्र का अपनी माँ के प्रति। और इसी में उसको लगता है, इसी में पुत्र को लगता है कि या पुत्री को आप देखना छोटे बच्चे जो होंगे शैशवावस्था में, वो मम्मी की ज़्यादा सगे नहीं होंगे। जो पुत्रियाँ होती हैं वो मम्मी की सगी नहीं होती, किसकी सगी होती हैं? पिता की सगी होती हैं, बहुत ज़्यादा। पिता अगर रिमोट मांग ले तुरंत दे देंगे, पिता अगर कुछ भी कह दे तुरंत सुन लेगी। और मम्मी चाहे कहते बेटा खाना खा लो, भागी भागी फिरेगी, ठीक। इसी तरह पुत्र जो होते हैं, अगर मम्मी पापा कुछ कह दें, पहले पुत्र पापा से दूरे भागत हैं, कोशिश कर कि सामने न पड़ी बस, नहीं तो सुना दें लेक्चर और पता चला पुनर्बलक दे में तो नंबर 1 है सबके पिताजी, पुनर्बलक दे, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों। बहुत पढ़ता लिखता नहीं, ले हर्रा के। शाब्दिक भी दीन, पढ़ता लिखता नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ है। अशाब्दिक में हर्रा कंटाप मार दे तो वही टाइम। तो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के नकारात्मक पुनर्बलक देने में कौन आगे होता है? पिताजी। लेकिन वो आपकी भलाई के लिए देते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आगे ज़िंदगी में वहन किसको करना है? पिता को करना है। इसीलिए कहते हैं एक महिला के 1 पति होता है और एक आदमी के 100 पति होते हैं। तो बताओ कठिन काम किसका? अरे एक महिला को सिर्फ एक ही आदमी को हैंडल करना होता है, उसी की जिम्मेदारी उठानी होती है, उसी की बात को तर्क पे चलना होता है। लेकिन एक आदमी जब घर के बाहर कदम रखता है तो उसे कितने आदमी मिलते हैं? 100 आदमी। और वो किसके 100 आदमी होंगे सोचो। अब उन 100 आदमी को डील करना होता है। तो इसलिए तार्किक क्षमता जो होती है वो किसकी ज़्यादा होती है? पुरुषों को। इसलिए भगवान ने सबको अलग अलग सिस्टम भी दिया है। सृजनशील बुद्धि किसको दी? बच्चियों को दी। और तार्किक और गणितीय बुद्धि किसको दी? लड़कों को दी। स्पष्ट रूप से रूम देख लीजिए आप, लड़कों के रूम देख लीजिए कभी। अगर 100 साल पहले कोई चिप्स का पैकेट आया तो वैसे टंग गया है, जाले में उड़ गया, जाले में लटका है, इसे जाले में लटक गया है वो। झाड़ू तो कभी 100 साल पहले लगती नहीं। और गलती से अगर किसी दिन बड़े एक्साइटमेंट हुए, अभी हम लोग नए नए आए, पूरा साफ वाफ करें, सब अलमारी उलमारी से भगवान सब साफ करें, नहाइन धोइन, वही दिन मान लो कुकर में खाना बन गया तो पक्का 4 साल खाना ना बनी, वो कुकर सड़ जाएगी, वहीं गंधाए लगी। बाद में किचन में ताला, वहाँ कोई जाए ना झाँके ना जाए। ये होता है लड़कों के रूम। लेकिन लड़कियों के रूम आप देख लीजिए, लड़कों के रूम में सब तकिया भी वहीं पर मंजन, वहीं पर साबुन, सब कुछ वहीं सो जाइए हैं, कुछ ना लें, चद्दर कुछ नहीं, वहीं बोतल एक धरे रही है, वहीं पी लें, वहीं फिर रख दें, फिर भर रही है बोतल। गणितीय और तार्किक बुद्धि कौन लाए फालतू? जब बोतलें से पीना है डब्बे से ना के तो काहे बोतलें में ना डायरेक्ट ले आओ, शॉर्ट करो काम को। यह है तार्किक और गणितीय बुद्धि। और लड़कियों के रूम देख लो, अगर तकिया गिर गई तो फिर खड़ी हो जाएगी। गिरी कैसे है ना, बिंदी टिकुली सब बाकायदा टांग देती है, ऐसे झालर टंगी रहती है नीचे तक। अगर मान लो डब्बा पा जाएंगी तो उसमें सब कुछ लगा रहेगा ऐसे ऐसे। सृजनशील बुद्धि। और सृजनशील बुद्धि किसकी होती है? अरे होती है भैया, लेकिन कभी कभी दिक्कत भी होती है। एक एजेंसी है, एक विद्यालय है, उसका नाम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसने अपने सर्वेक्षण में दिया था कि अगर 1400 ग्राम बुद्धि
अगर लड़कों के पास होती है तो लड़कियों के पास 50 ग्राम कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये मत सोचना मैं लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ, ऐसा नहीं। देखो भाई आप लोग आगे बैठो, भागने की जगह है नहीं, ठीक है। पहले तो हम तोड़वा रखे थे, उधर किनारे से फिराक में रहते थे, अगर जरा शंका लगी तो इधर से भागने, इसीलिए अब देखो हम ज़्यादा बोलते नहीं कुछ भी, है ना। जो भी बोलेंगे सामूहिक बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि आपको लगे भी ना और हमारा काम, क्योंकि भाई लड़कियां हैं, किशोरा अवस्था में हैं, परम महम की काल है, कहीं कहीं तुमने हमको कैसे कह दिया, और किशोरा अवस्था होते खतरनाक होती है ना, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के कहना पड़ता है। अब उसने कहा था 50 ग्राम कम होती है, तो पहले मैंने सोचा 50 ग्राम कम होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 50 ग्राम किसी कम होती है, 50 ग्राम कम तो होती नहीं। तब बहुत सर्वे के बाद पता चला कि हाँ होती है, और ये दिखाई देता है शादियों में। शादी में देख लो, ठंडी के सीजन अभी आ रहा, दिसंबर में शादी होगी, तुम देखना पापा लोगों को देखना कंटोपा लगाए रहेंगे, मफलर बांधे रहेंगे, मंकी कैप लगाए रहेंगे, बिल्कुल गुब्बारा बने रहेंगे, और जहाँ पूरी तरीके वहाँ ताप में चुप पे खड़े होंगे, कोई फर्क पड़ता है नहीं। लेकिन भैया मम्मी लोगों को देख लो, लड़कियों को देख लो भाई, चाहे -40 डिग्री टेम्परेचर हो, कैसी लग रही हूँ, ठीक हूँ हैं, देखो से तब तक छोटे में दीदी सॉल ले लो, बाहर ठंडी बहुत है, अरे सॉल क्या होगा, देखो ऐसे ठीक लग रही हूँ, बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, बिल्कुल बाहर गई आराम से, और बाहर तर बगल वाला तर कर रहा गई। अब वो जाके, अब ये क्या है, 50 ग्राम कमे का तो उदाहरण दिख रहा, क्या मतलब है यार इतनी ठंडी में अपने आप को कष्ट देने का है। जब तक फोटो नहीं खींचती तब तक नो ठंडी, और जहाँ फोटो चलो सॉल ले आते फिर बैठते हैं, क्या मतलब है यार, ठंडी नहीं लगती उनको, है ना। लड़के तो बेचारे कंटोपा लगा लें, मंकी बॉक्स लगा, सबको लग, ठीक। अब ये 50 ग्राम कम लग रहा है, यहाँ पर महसूस हो रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, बुरा मत मानिए। लेकिन हाँ, अभी मैंने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र, जब अनाउंसमेंट होती है तो क्या होता है, संकट उत्पन्न होने वाला है, और जब तिलक एंगेजमेंट हो जाती है तो क्या हो जाती है, संकटग्रस्त हो चुका है, रेड डाटा बुक में नाम उसका चढ़ चुका है, ठीक। और उसके बाद जब लास्ट में क्या होता है, जब विवाह होता है तो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, ठीक। वही हाल यहाँ पर भी है। उसके विलुप्त काहे हो जाता है, विलुप्त होता है, 1400 ग्राम होता है वो स्थानांतरित हो जाता है, पहले 100 ग्राम पहले 1 महीने में, फिर 200 ग्राम अगले 6 महीने में, फिर 8 महीने में, 9 महीने में पूरा 800 ग्राम चला जाता है, यहाँ बचता है केवल 400 ग्राम। फिर आदमी सिर्फ उतना ही करता है जितना घर से उसको है। किसी के पापा की हिम्मत जो मम्मी से बगावत कर ले, खाना पानी दाना पानी सब बंद, हिम्मत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब वो बात अलग है, महिला प्रधान घर वो अलग की चीज़ है, ठीक है, वो अलग की बात है। लेकिन हमेशा क्या होता है भाई, माता जी लोगों का क्या होता है, वर्चस्व रहता है, ठीक है। तो पिता पुत्र समझ गए, प्रेम होता है, लिख लीजिएगा, पुत्र का प्रेम पिता से, और पुत्र का प्रेम किससे होता है, माता से, ऑडिपस और इलेक्ट्रा। इसमें कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं है तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट गदर वाला क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, अनुकरण का काल किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुकरण का काल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल नहीं लिखाया था ना हमने इसको, अनुकरण का काल लिखाया था, नहीं लिखाया था, कल हमने बहुत कुछ लिखाया था, लेकिन अनुकरण, कल शैशवावस्था खत्म नहीं हुई थी। अनुकरण का काल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी टीटी में फिर पूछा जा सकता है। नाम है क्वेश्चन का, कौन सा काल, अनुकरण का काल। और अनुकरण की बात करें तो अनुकरण बहुत ही उपयोगी अवस्था है। क्या है, अनुकरण का काल की बात करें तो अनुकरण का मतलब क्या होता है, कितना बजा, आज पीरियड ख़त्म नहीं हो रहा है, 8:30, आज पहले हमको लगता समय से आ गए इसलिए ऐसा लग रहा है। चलिए, अनुकरण का काल, कभी कभी हम खुद सदमे में आ जाते हैं कि हो क्या रहा है, इसको भरवा लीजिए, भर दो इसको। अनुकरण का काल किसे कहते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, खिलौनों की उम्र, शारीरिक विकास, समायोजन का काल, क्लियर। अनुकरण का काल, अच्छा बताओ, एक सिद्धांत पढ़ाया था बचपन में, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, लिखो यहाँ पर, अनुकरण जहाँ लिखे हो, अनुकरण विशेषता है, समझे, अनुकरण का सिद्धांत ना लिख लेना, ठीक है। अनुकरण क्या है, विशेषता, यहीं पर एक एरो मारना, एक सिद्धांत लिखना, सामाजिक अधिगम, जब पढ़ाएंगे तब इसका नंबर आएगा, अधिगम का सिद्धांत। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। किसने दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, यूपी टीटी और सुपर टेट दोनों में पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट बंडूरा। कौन सन बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। समीपता का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी विचारधारा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत,
नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, सीखने के नियम, तत्परता अभ्यास प्रभाव किसने दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, क्षेत्र सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, संरचनावाद का सिद्धांत, विलियम वुंट, विलियम वुंट। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है किसने कहा, विलियम वुंट, विलियम जेम्स। मनोविज्ञान मन का विज्ञान किसने किया, पेस्टोलॉजी, है ना। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, स्टेनले हॉल। बाल मनोविज्ञान का जनक, पहली बार बालकों पर प्रश्नावली विधि से अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है, स्टेनले हॉल। प्रश्नावली विधि के जनक सुकरात। पहली प्रश्नावली विधि पर आधारित शिक्षण विधि किसने दी, वुडवर्थ ने दी। किसने दी, वुडवर्थ। प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी। ये जयकारा है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, ठीक है। लास्ट में ये स्थित होगी, 1 घंटे में पूरा मनोविज्ञान खत्म, ठीक। प्रयोजनवाद के जनक, और जो लोग को नहीं पढ़ा हुआ है वो टेंशन हैरान परेशान ना हो, ठीक है, उन तक भी आएगा ये सब कुछ। कुछ लोग पहले से हैं, थोड़ा बहुत जान गए हैं, कुछ लोग नहीं जाने तो उनको हम जनवाएंगे, ठीक। प्रयोजनवाद के जनक, पहली प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी, किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन आया था 68-500 में, पहली प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षण विधि। तो वहाँ प्रयोजनवाद देख के सबने लाल टपका दी थी पावलोव के कुत्ते की तरीके से। अब कहीं मारो क्या, जॉन डीवी। बाद में पता चला क्या, निकला किलपैट्रिक, क्योंकि प्रयोजनवाद पर पहली शिक्षण विधि दी थी किसने, किलपैट्रिक। चलिए, खेल विधि के जनक कॉर्डवेल कुक। पहली खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि किसने दी, किसने दी, फ्रोबरेल। क्या था उसका नाम, किंडरगार्टन, बच्चों का बगीचा। किसने कहा था, ठीक। बच्चों को माली और स्कूल को बगीचा और बच्चों को फूल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, मारिया मॉन्टेसरी। देखने में लगता है बच्चों का बगीचा, फ्रोबरेल। ऑप्शन होता है, लोग मार देते हैं फ्रोबरेल, नहीं ऐसा नहीं है, बदल दिया गया। क्लियर इतनी बात, याद रहेगी इतनी बात। चलिए, द बिहेवियरिज्म किसकी रचना, द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी रचना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी रचना, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है किसने कहा, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहारों में परस्पर संबंधों का अध्ययन है किसने कहा, क्रो एंड कौन। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, क्रो एंड क्रो। मानव में विकास के फलस्वरूप ही नवीन योग्यताएं नवीन क्षमताएं प्रकट होती, किसने कहा, किसने कहा, हॉर्लॉक ने कहा। क्लियर है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, मानव के नेत्र, कान, आंख, त्वचा और जितने भी संवेदी अंग होते हैं वो मनुष्य की पहली शिक्षिका होती है, किसने कहा था, रूसो। एनिमल किसकी रचना, रूसो की। कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना, रूसो। किसकी, किसकी, रूसो। कंफर्म, कोई दिक्कत। चलिए, रूसो हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, याद रखिएगा। कौन सी, एक अध्यापक को अपने बच्चों का अध्ययन, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधोपांत करना चाहिए, किसने कहा था, रूसो। जीवन कौशल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीवन कौशल में ज़्यादातर दार्शनिक विचारकों से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पुरातन जमाने वाले। रूसो हो गए, सुकरात हो गए, अरस्तु हो गए, ठीक है। चलिए, शिक्षा शास्त्र का सबसे पुराना वाद और प्राचीनतम वाद किसे कहा जाता है, आदर्शवाद को। किसे कहा जाता है, आदर्शवाद को। सबसे नवीनतम यथार्थवाद को। किसको, यथार्थवाद को। प्रकार्यवाद के जनक कौन है, प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद जॉन डीवी। गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दीमर। क्लियर। व्यवहारवाद वॉटसन। संरचनावाद विलियम वुंट। संरचनावाद विलियम वुंट। क्लियर इतनी बात, ठीक। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत एरिक्सन। मनोसामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा का सुनो जरा हिसाब किताब। जीन पियाजे ने कहा था, अभी आगे हैं जीन पियाजे, जिन्होंने नहीं पढ़ा सुने खाली। जीन पियाजे ने कहा, बच्चा अपने मस्तिष्क, बच्चा वैज्ञानिक होता है, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन स्वयं से करना पसंद करता है, बच्चा अन्वेषक होता है, बच्चा जन्म से क्रियाशील होता है। ये सारे पॉइंट्स अब तक पेपरों में पूछे गए हैं जीन पियाजे से रिलेटेड, ठीक। बच्चा क्या होता है, अन्वेषक, वैज्ञानिक होता है, बच्चा सक्रिय खोजबीन करता होता है, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन इस सक्रिय वातावरण में स्वयं से करना पसंद करता है। ऐसा किसने बोला था, जीन पियाजे ने। बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन कहाँ करता है, इस समाज में करता है और स्वयं से करता है। और वास्तविकता में अगर हम लोग देखें तो हमने जो भी डेवलपमेंट किया है इस समाज से ही तो किया है। सही गलत अच्छा बुरा सब कहाँ सीखा, समाज में। और उसी तरह एक वैज्ञानिक और है, उनका नाम पढ़ोगे आप लोग, लेव वाइगोट्स्की। क्या नाम है, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की ने बोला, बच्चा अपनी बुद्धि का सृजन सक्रिय वातावरण में तो जरूर करता है, लेकिन अपने से नहीं करता, इंटरेक्शन से करता है। किससे करता है, अंतः
क्रिया से करता है। अगर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा समाज के साथ तो वो सीख नहीं पाएगा। मतलब ये था कि तुमने कहा कि बाहर गया तो उसने किराना की दुकान देख ली तो उसको पता चल गया कितने में सामान मिलता है और कितने में नहीं मिलता है। लेकिन अगर उसे सीखना है तो उसे दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा, 5 रुपये का सामान लेना पड़ेगा, 5 रुपये वापस लेना पड़ेगा, तब उसे अनुभव होगा कि 5 रुपये की चीज़ मिलती है और 5 रुपये वापस होता है। तो ऐसे लर्निंग होता है। ये 2 वैज्ञानिक थे। लेकिन ये तीसरा टक्का कौन? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। मतलब ऐसे समझो, नई गाड़ी आई, आप गए, आपने सब देखा, टायर वायर देखा, आपने प्रयास करने का कोशिश किया, आपने पहली बार बैठा, गियर मारा, एक्सीलेटर मारा, आगे चली, भगभगाई, फिर रुकी, फिर भगभगाई, फिर रुकी, फिर गिर गए। साइकिल के साथ भी यही होता था ना, बाइक समझ में आ रहा हो तो साइकिल समझ लेना, भगभगा के गिर गए। ये क्या है? जीन पियाजे का लर्निंग है। बच्चा स्वयं से सीखता है। और हम मोस्टली क्या सीखते हैं? स्वयं से ही तो सीखे हैं सब चीज़ें, किसी और ने सिखाई है? किसी ने नहीं सिखाई। लोग सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, सीखते हम स्वयं से हैं। उसके बाद वाइगोट्स्की क्या बोले? वाइगोट्स्की बोले एक दिन बहुत तेज़ी से जा रहे थे, आगे ऑटो वाला था, ऑटो वाले ने देख के सवारी मारा कचर के ब्रेक और हम घुस गए पीछे जाके। अब अगले दिन जब वो चलेगा तो क्या ऑटो वाले के पीछे सटा के चलेगा? नहीं चलेगा। ऑटो वाले को जैसे देख लेगा तो खुद 100 मीटर पहले उसकी दूरी क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। समझ में आई हमारी बात? क्या समझ में आया? कि हम लर्निंग समाज में करते हैं। अगर सोचो वो इस गाड़ी लेके बाज़ार में ना आता और ऑटो वाला देख के ब्रेक ना मारता तो कभी वो जानता कि ऑटो वाला जो होता है देख के ब्रेक मार देता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसे सीखें कि नहीं सीखें। ये हो गया लर्निंग का सिद्धांत। किसका हो गया? लेव वाइगोट्स्की। क्योंकि हमें समाज में उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, और जब हम सीख जाएंगे तो हमें अनुभव मिलेगा। ठीक। लेकिन सपोज करो कि दोनों जने, एक जने भुकभुकात सीखत रहें, उन्हों को देखा हम अपने घर से बाहर निकले, देखें एक जने स्कूटर या साइकिल सीखत रहे, देख लिया, आप चलाएं, फिर गिरे, फिर उठ गए, फिर धीरे धीरे चलाएं, फिर रुक गए। एक दिन चौराहे पर चाय पी रहे थे तो क्या देखा? एक बहुत तेज़ी से बाइक वाला आ रहा था, लेव वाइगोट्स्की, और उसने ऑटो को देखा नहीं, पीछे एक आदमी बैठा था, उसने देख दी सवारी, मारा ब्रेक ऑटो वाले ने, और वो भी उसके पीछे जाकर लड़ गया। और वो पी रहे थे चाय, और बस चाय पीते पीते उन्होंने क्या लर्निंग किया? यही लर्निंग किया कि यार अब हम भी जब चलेंगे तो ऑटो के पीछे नहीं चलेंगे। बहुत सारा जो अधिगम होता है वो हम देख कर भी करते हैं। समझ गए? देख कर भी करते हैं। तो तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे लर्निंग के सबसे बड़े महारथी। इन्हीं की वजह से आज हम सब लोग इतने ट्रेंड बैठे हैं। हम सबको पता है कि क्या समाज में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यही सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है अनुकरण। तो इनके 5 सिद्धांत होते हैं। जब आपका समय आएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत तो हम बताएंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि वो जो अधिगम होता है वो अनुकरण के माध्यम से होता है? अल्बर्ट बंडूरा। और बच्चे बचपन से क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। बच्चे बचपन से क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। अब जरा सुनो, अनुकरण करने से ही अधिगम नहीं होता। अगर इनका सिद्धांत देखो तो हम चाय की दुकान पे जब चाय पी रहे थे और जब ऑटो वाले ने मारा ब्रेक और पीछे से आ रहा था मोटरसाइकिल वाला और जब वो घुस गया उसके अंदर, तो उस समय हम कोई क्रिया कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। हम नॉर्मल खड़े थे, अपनी आंखों से देख रहे थे। जब हम देख रहे थे तो क्या कर रहे थे? निरीक्षण कर रहे थे। और निरीक्षण का एक और समानार्थी होता है सूक्ष्म अवलोकन। और ये शैशवावस्था का सबसे प्रबलतम गुण है। 2 गुण और लिख लेना प्रबलतम, एक सूक्ष्म अवलोकन और एक अनुकरण। 0 से 6 वर्ष के बच्चे बहुत तगड़ा सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। भाई साहब, अगर आपकी पैंट में कहीं भी छेद है ना, और किसी को दिखे ना दिखे, बच्चों को जरूर दे, फटही पैंट पहने हैं, बेइज्जती कर देते हैं। और गलती से मान लो तुम खाने चल रहे हो, हाथ नहीं धो तो कहें ये तो गंदे, हाथ ही नहीं धोते, हैंड वॉश ही नहीं करते। वो सब नोटिस करते हैं। और सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता शैशवावस्था में आ जाती है। यही आगे चल के इतना डेवलप्ड हो जाती है कि हम समाज में सब कुछ देख देख कर सीखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने हर चीज़ हमको किसी ने सिखाई है, कुछ चीज़ें हम किसी को देख देख कर भी सीख जाते हैं। समझ गए बात को? यही है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। कोई दिक्कत इतने में? सोशल डेवलपमेंट यही होता है। ठीक। और सुनो, एक शब्दावली टीटी बहुत पूछता है, लिख लो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एरो मार मार के सब चीज़ लिखना, जितनी जितनी चीज़ें बता रहा हूँ यही परीक्षा में दिखेगी। ठीक है? समझ रहे ना बात को हमारी? क्या क्या जाने? शैशवावस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे तुरंत अनुकरण करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपने कुछ भी बोला उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उगल देंगे समाज में, फिर आप ही की बेइज्जती होगी। आप ही मुंह बंद करते करते चुप 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 चुप। ऐसा होता है। जब कभी स्थिति परिस्थिति आएगी तब आप समझोगे। इसीलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना। अगर उन्होंने एक बार वो शब्द सुन लिया तो उसको अनुकरण कर रट्टा मारेंगे 24 घंटा। अभी तुम ही चुप कराते फिर, चुप
नहीं बोलना ऐसा, दोबारा नहीं बोलना इसको। लेकिन वही बेचारे बोलिंदे थे, मम्मी पापा की बेइज्जती हो जाती। ये है अनुकरण सिद्धांत। और सूक्ष्म अवलोकन तो बहुत है गजब का है, ठीक है, बहुत गजब का है। और सुनो, सूक्ष्म अवलोकन छोड़ो, इसीलिए बच्चों के सामने एक्टिविटी भी कुछ गलत मत करना, नहीं बच्चे बहुत कर्रे से समझते हैं और वो एक्टिविटी करके दिखा देंगे समाज में, तुम्हारा ही बेइज्जती होगा। गलत कह रहा हूँ तो बताइए। एक्टिविटी का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई ढंग सही नहीं है, आप मतलब जैसे मान लीजिए आप खाना खाए या मान लीजिए आप हाथ नहीं धोते या आप साफ़ सफाई नहीं रखते, तो बच्चे भी क्या करेंगे, वही चीज़ का अनुसरण करेंगे और फिर वो समाज में भी वही जाएगी। समझ गए? इसीलिए सुबह होकर मम्मी लोग आपको क्या पकड़ाती हैं, झाड़ू। काहे के लिए कि आप झाड़ू लगाइए। काहे के लिए लगाइए झाड़ू? दो फायदे, एक तो लक्ष्मी जी आती हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन, पुनर्बलक हैं। बहुत जने सिर्फ लक्ष्मी के लिए सुबह उठ जाते, पूरा लगा डाला तारों पार। अब कुछ जने वहीं ओसीडी से ग्रसित हो जाते हैं। ओसीडी मतलब सुन तो बीमारी, छुआछूत वाली बीमारी। जब तक पूरा घर साफ नहीं होगा तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अरे लोग मग्घा से बम्बा नहला देते हैं फिर नहाते हैं, बहुत बेकार बीमारी। पैर छू लिया तो पॉज सर्फ एक्सल लगा के पूरा धो डालें अपने आप को, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। एक पिक्चर आई तो थी, उसमें था ओसीडी से ग्रसित था कोई, है ना, जहाँ वो कुछ बात करता था तो पूरा उसी में सरसराने लगता था। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। सूक्ष्म अवलोकन की प्रवृत्ति किस अवस्था में? अनुकरण का काल। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, हाँ इनका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। एक शब्दावली है, वो भी इसी से रिलेटेड है, प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है किसका? अल्बर्ट बंडूरा का। प्रक्रिया प्रतिमानीकरण, प्रक्रिया प्रतिमानीकरण, ठीक। ये सीधा पेपर में पूछा जाता है, इसकी इतनी बड़ी उपयोगिता है कि ये पेपर में डायरेक्ट धर दिया जाता है। प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यही जो मैं बकबका रहा था कि हम लोग किसी को देख के उसकी एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, यही है प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण। अभी आगे चलोगे तो हम लोग संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। किसने दिया? ब्रूनर ने भी दिया था। एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया। आइकॉनिक, सिंबॉलिक नहीं बताया, नहीं पढ़ाया, अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। 3 स्टेज बताई थी इन्होंने। तो इन्होंने कहा था एक होती है स्टेज आपकी आइकॉनिक स्टेज, ठीक है। उस स्टेज में आप अगर नोटिस करना तो आप ऐसे महसूस करो। कभी छोटे बच्चों को देखा है जो बोल नहीं पाते। अब सुनो, हम एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढ के लाए। एक जगह हमारी वैक्सीनेशन में लगी थी ड्यूटी, हम बैठे थे, तो हम तो सिद्धांत पढ़े ही इन लोगों के, तो बैठे तो हमने क्या देखा, बच्चे आ रहे थे, टीका लग रहा था, एनएम टीका लगा रही थी। तो जब टीका लगावे तो बच्चा जब छोटा सा है, गोदी में बच्चा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं टीका लगवाने, 2-2 महीने 3-3 महीने, नहीं लगता टीका भाई? अरे बोलो, लगता है। क्या लगता है? टीका। सबके लगा, आपके भी लगा है, भुको दिया जाता था, आप चाहे जितना रो को पुआओ, ठीक है। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे वो ऐसे सिकुड़े आए, मुँह खोली इनकी मम्मी, पैंट सरकाई, मान घच से और सा चला गया। आप सुनो, उसमें हम देखते रहे बहुत देर। अच्छा, वो रोते थे, हमें बड़ा कष्ट होता था, लेकिन उलझन होती थी, बेचारे रोते, और उनके 2-2 इंजेक्शन भोग दिए जाते हैं, कभी यहाँ तो कभी यहाँ, 2-2 इंजेक्शन एक साथ, हाँ, कभी यहाँ घुसेड़े दे रहे, कहीं आप देख के जो उलझन मचे, वो भर भर के इंजेक्शन हम देख रहे। उतने में क्या हुआ, हमारी नज़र पड़ी किसमें? प्रक्रिया प्रतिमानीकरण पे। और किस पे पड़ी? ब्रूनर पे पड़ी। ब्रूनर के पहले सिद्धांत पे भी हमने अटैच कर लिया वहीं से। कैसे किया? आया एक बच्चा और इतना छोटा था, बहुत मासूम था, बिल्कुल हंस रहा था, खेला था, बिल्कुल नॉर्मल था। मम्मी जैसे उसकी मम्मी बैठी और टीका एनम ने भरा बच्चे का मुँह से, उसका फेस इंप्रेशन बढ़ने लगा, उल्टा सीधा बनने लगा। और जैसे जैसे वो उसका कपड़ा खोला वैसे वैसे और तेज़ वो रोने लगा। तब मुझे समझ में आया ब्रूनर का आइकॉनिक स्टेज है। बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानी, बच्चे देख चीज़ों को महसूस करते हैं, अवलोकन करते हैं, समझते हैं, और वैसी परिस्थिति में शब्द तो नहीं होते, बोल तो नहीं सकते, आपकी तरह शारीरिक रूप से विकसित भी नहीं कि भाग जाएं। वो बेचारे अपने एक्सप्रेशंस को अपने चेहरे से, भावों के माध्यम से, मूल प्रवृत्त्यात्मक ढंग से व्यक्त करते हैं। और एक ही उनके पास ऑप्शन होता है, रोना, रोना और सिर्फ रोना। नहीं है, ब्रूनर का सिद्धांत हो गया। बच्चे मुंह बना देते हैं, कभी इंजेक्शन बच्चों के सामने खोल देना तुम भाई साहब, छोटे बच्चों से अगर मुंह ना बना दे तो मेरा नाम बदल देना, आज झुट्टे इंजेक्शन लेके जाना, झुट्टे। और ये क्या है? इंजेक्शन। छोटा सा बच्चा हो, मासूम, बोल ना पाता, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 6 महीने के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना आप जाके आज घर में। 6 महीने का बच्चा हो, दूध की बोतल पीता, उसके सामने तुम्हें इंजेक्शन दिखा देना दूर से, उसको बेचारा रोने लगेगा। समझ लेना क्या है? प्रतिक्रिया
प्रतिमान, प्रतिमान बन चुका है उसके दिमाग में कि ये स्थिति वही वाली है, दर्द वाली, वो रोने लगता है। समझ गए? यही है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। समझ रहे हैं बात? बहुत अच्छी बात कही इन वैज्ञानिकों ने, लेकिन उनको सही ढंग से व्यक्त किया। तो ये शब्दावली याद रखना। प्रतिक्रिया प्रतिकानीकरण किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा से। हम देखकर प्रतिमान बना लेते हैं सिचुएशनों का, परिस्थितियों का, अपने खोपड़ी के अंदर। समझ गए बात को? चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब लोग थक गए होंगे और फिर कल ब्रेक भी हो जाएगा 5-6 मिनट का, ठीक? तब तक आपके सर आ जाएंगे। अच्छा आज सर नहीं आएंगे, आज सर शायद आपके नहीं आएंगे, मोहंती सर। हाँ आज मोहंती सर नहीं आएंगे, थोड़ा सा और हम पढ़ा देते हैं, ठीक है? आज नहीं आएंगे क्योंकि आज उनको अपनी मम्मी को दिखाने जाना था। कल हमको बताए थे, माफ़ करिएगा, हम सूचना आपको नहीं दे पाए, ठीक है? उसके बाद मयंक भैया आ जाएंगे तब तक, ठीक? वही पढ़ाएंगे। आज टेस्ट है आपका ना? हमारा भी टेस्ट दोगे? हमारा टेस्ट दे दो एक बार, लेकिन हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान रहेगा, आप लोग कर लोगे हैं। 100 रुपये का जुर्माना है आज जो टेस्ट नहीं देगा, है कि नहीं है? चलो अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए तो क्या लिखेंगे? सूक्ष्म अवलोकन, ठीक? चलो आगे बढ़ो, अगला लिखो, खत्म ही कर दें से शॉर्ट। लिखो अगला, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला लिखो। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए वो कौन सी अवस्था है जिसमें बोर तो नहीं हो रहे हटे, सामाजिकता और नैतिकता का अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। सुनो, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक तर्कणा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? नैतिक तर्कणा का सिद्धांत। और पूछा जाता है जो आदमी नैतिकता की बात करे और उसी के सिद्धांत पर एक क्वेश्चन लगा दिया जाए, क्वेश्चन मार्क, कि बताओ लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सी अवस्था को बताया जिसमें नैतिकता पूरी तरीके से मान्य नहीं होती। तो अक्सर पूछ लेता है, ठीक है? तो मैं आपको बताऊंगा, एक स्टेज के आधार पर बताऊंगा और एक बताऊंगा आपको उसकी सिद्धांत के आधार पर। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा सामाजिकता, सामाजिकता, और दूसरा होता है नैतिकता। क्या होता है? नैतिकता। सामाजिकता और नैतिकता, ये 2 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? सामाजिकता और